नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल। आप देख रहे हैं 3 खबर सबकी नज़र। जी हां, और आज हमारी जिन 3 खबरों पर नज़र रहने वाली है उनमें सबसे पहली खबर है आरएसएस से जुड़ी हुई। दरअसल आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील और विपक्ष के हमलों के बाद आखिरकार आरएसएस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपना डीपी बदल ही लिया। दूसरी खबर मध्य प्रदेश से है, जहाँ धार के धर्मपुरी में कारम नदी पर निर्माणाधीन बांध में रिसाव और मिट्टी धंसने का खतरा बना हुआ है। तीसरी खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां नवनियुक्त प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव आज दिल्ली से छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। उनकी नियुक्ति के बाद से ही ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या अब प्रदेश भाजपा में वो धार आएगी जो पार्टी आलाकमान चाहते थे। तो फिलहाल ये 3 खबरें हैं जिन पर हमारी नज़र रहेगी। आरएसएस की जिस तरह से डीपी बदली है उस पर सबसे पहले बात कर लेते हैं। आज़ादी के 75वें वर्ष पूर्ण होने पर खुशी में सरकार ने आज़ादी अमृत महोत्सव मनाने की बात कही। उसके बाद पीएम मोदी ने लोगों से अपील की कि वो अपने सोशल मीडिया के अपने डिस्प्ले पिक्चर पर यानी कि डीपी पर तिरंगा लगाएं, जिसके बाद लोगों ने अपनी डीपी बदल दी थी। विपक्ष लगातार सवाल कर रहा था कि आखिरकार आरएसएस नेता कब अपनी डीपी में तिरंगा लगाएंगे। इसे लेकर विपक्ष काफ़ी हमलावर भी था। संघ और विहिप ने डीपी में तिरंगा नहीं लगाया था। इसके बाद विपक्ष इस मौके को किसी हाल में गंवाना नहीं चाहता था। उन्होंने भारतीय ध्वज के साथ आरएसएस के कमज़ोर संबंधों की तरफ लोगों का ध्यान मोड़ा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा था कि आरएसएस ने अपने मुख्यालय पर 52 सालों तक राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया और उस पर इसका अपमान करने का आरोप भी लगाया। हालांकि विश्व हिंदू परिषद ने अभी तक अपनी डीपी नहीं बदली है। आरएसएस के इस तरह डीपी बदलने से सवाल ये उठ रहा है कि क्या संघ बदल रहा है, क्या संघ अपने आप में बदलाव ला रहा है। जब नहीं लगाई थी तब अलग तरह के सवाल थे, अब जब डीपी लगाई है तो अब नए तरह के सवालों ने जन्म लिया है कि क्या संघ अब बदल रहा है। क्रिया की प्रतिक्रिया होती है और चूंकि हम भारत में रह रहे हैं, राष्ट्र प्रेम दिखाने का या कहे लोगों को अपने राष्ट्र को समर्पित इस तिरंगे से लगाव है, इसे जाहिर करने का एक तरीका 75वें अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में ये आयोजन हुआ, जिसके अंतर्गत तिरंगा अभियान आज से 15 तक चलेगा। और यदि आरएसएस ने अपनी डीपी बदली है तो भारत के ही हैं, तो भारत के लोग भारतीय, और ये अच्छी बात है। ये अलग बात है कि विपक्ष को सवाल उठाना है और सवाल पूछे भी क्यों ना जाए, पूछे जाने चाहिए, सवालों को पूछा जाना चाहिए। और इसी क्रम में अब आरएसएस बदल रहा है, ये सवाल बना हुआ है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील और विपक्ष के हमलों के बाद आखिरकार आरएसएस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपना डीपी बदल ही लिया है। अपने सोशल मीडिया के डिस्प्ले पिक्चर यानी डीपी में तिरंगा लगाया है। इसके बाद से संघ और विहिप ने डीपी में तिरंगा नहीं लगाया था, जिसके बाद विपक्ष इस मौके को गंवाना नहीं चाहता था। उन्होंने भारतीय ध्वज के साथ आरएसएस के कमज़ोर संबंधों की तरफ भी लोगों का ध्यान मोड़ा था। दरअसल कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि आरएसएस ने अपने मुख्यालय में 52 साल तक राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया और उस पर इसका अपमान करने का भी आरोप लगाया था। लेकिन अब आरएसएस चीफ मोहन भागवत और संघ के जनरल सेक्रेटरी दत्तात्रेय होसबोले ने अपनी डीपी में तिरंगा लगा दिया है। हालांकि विश्व हिंदू परिषद ने अभी तक अपनी डीपी नहीं बदली है। आरएसएस के इस तरह डीपी बदलने से सवाल उठ रहे हैं कि क्या संघ बदल रहा है, क्या संघ अपने आप में बदलाव ला रहा है। आरएसएस ने डीपी तो बदली, आरएसएस ने सोशल मीडिया अकाउंट में डीपी तो बदली ही, इसके अलावा मोहन भागवत तिरंगा फहराने वाला एक अपना वीडियो भी उन्होंने शेयर किया है। आरएसएस ने अपने ऑफिस में तिरंगा फहराने का एक वीडियो जारी किया और जिस तरह विपक्षी लगातार हमलावर थे उसका जवाब दिया।
तिरंगा लगा दिया है सोशल मीडिया अकाउंट की डीपी पर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने, आरएसएस ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से 48 सेकंड का एक वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें संघ प्रमुख मोहन भागवत, संघ के अन्य प्रमुख नेता अलग अलग अवसरों पर तिरंगा फहराते नजर भी आ रहे हैं। दीपक शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और संघ के जानकार हैं। दीपक शर्मा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अच्छी बात है आरएसएस ने अपनी डीपी बदल ली, चूंकि लगातार ये सवाल भी उठ रहे थे विपक्ष हमलावर था। क्या विपक्ष हमलावर था, एक दूसरी छवि बन रही थी, ये विचार है, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील थी, उसी क्रम में ये डीपी बदली गई है? आप किस तरह देख रहे हैं इसको दीपक जी? पूरा देश जो है स्वाधीनता का अमृत महोत्सव मना रहा है। ये 75 वर्ष बाद ऐसा अवसर आया है, तो संघ के जीवन काल में भी ये चीज है, तो देखने में उसको पूरे देश के लोगों को आह्वान के साथ एक राष्ट्रभक्ति का प्रतीक के रूप में वो एक दी सिंबॉलिक यदि कुछ करना है तो किया है। और जहां तक विपक्ष का सवाल है, उसको तो इन सब चीजों को जानकारी नहीं है। जब नेहरू जी की उपस्थिति में पहली बार तिरंगा जब फहराया जा रहा था तो वो पूरा फहर नहीं सका। जिस पोस्ट पे वो लगा था उसमें बीच में फंस गया। उस पोल पर एक युवक दौड़ता हुआ आया और उस खंभे पे चढ़ गया और उसने अनफर्ल किया उसको तिरंगे को ऊपर तक पहुंचाया और वो फहराया। बाद में नेहरू जी ने कहा इस बालक को बुलाओ, ये कौन है? उनके आस पड़ोस के लोगों ने कह दिया वो संघ का स्वयंसेवक है, उसको मत बुलाइए। ये पहली घटना है। डॉक्टर हेडगेवार उसके बाद उसके गांव जाते हैं, उसको पुरस्कृत करते हैं कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। ये जो इतनी छोटी मानसिकता के विचार करते हैं, उनको कुछ पता ही नहीं इतिहास के बारे में। जी दीपक जी, लेकिन कांग्रेस ये आरोप लगाती रही कि कभी आपने 52 सालों तक कार्यालय में झंडा नहीं फहराया। ये अलग बात है कि अब 48 सेकंड का बाकायदा वीडियो भी जारी किया गया है, अलग अलग जगहों पर फहराते हुए संघ प्रमुख दिखाई दे रहे हैं। इसे किस तरह से देखता है संघ? देखिए, संघ कार्यालय कोई सरकारी कार्यालय तो है नहीं, वो एक संगठन के कार्यालय है। 26 जनवरी 15 अगस्त को नियमित रूप से वहां पर झंडा फहरता है, जैसे पूरे देश में फहरता है। बाकी संघ ने अपने स्थापना स्वतंत्रता से पहले हुई 1925 में, उसका अपना एक ध्वज है, वो ध्वज फहराते हैं, वो राष्ट्र का ध्वज मानते हैं उसको। उसमें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं लगती, भगवा ध्वज है। और जब ये झंडा कमेटी स्वाधीनता के समय आंदोलन के समय जब बनी, उसमें पूरी कमेटी का ये एक मत विचार था कि झंडा जो है वो हमारी पुरातन संस्कृति से जो चला आ रहा, जो भारत की पहचान है, वो भगवा ध्वज होना चाहिए। और उसका एक प्रारूप बना के भी प्रस्तुत कर दिया है कांग्रेस उस टाइम मूवमेंट थी, दैट वाज नॉट ए पॉलिटिकल पार्टी एट दैट टाइम, पर वो स्वीकार नहीं हुआ, फिर किन्हीं अन्य कारणों से उसमें ये जोड़े गए। पर जब ये निर्णय हो गया कि अब देश का ध्वज जो है, राष्ट्रीय ध्वज जो है वो तिरंगा होगा, तो संघ ने भी उसको सहर्ष स्वीकार किया। इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। इस वक्त वरिष्ठ कांग्रेस नेता हमारे साथ दीपक जी, के मिश्रा जी भी जुड़ रहे हैं, उनकी प्रतिक्रिया भी जान लेते हैं। के जी, आप सवाल उठाते रहे कि डीपी नहीं बदली, राष्ट्रध्वज नहीं फहराते हैं, लेकिन अब देखिए बाकायदा वीडियो भी जारी किया है और डीपी भी बदली है। जो पूरे भारत के लोग कर रहे हैं वही संघ के लोग भी कर रहे हैं। अभी कुछ कहना है आपको? देखिएगा, मैं संघ को आपके माध्यम से आभार व्यक्त करना चाहूंगा एक सच्चे भारतीय के नाते कि आज उसने अपनी डीपी पर भी तिरंगा लगाया है और तिरंगे के प्रति अपना सम्मान व्यक्त किया है। यह वही विचारधारा है जिसने 14 अगस्त 1947 को अपने मुखपत्र में लिखा था कि हिंदुओं के घर भगवा ध्वज लहराएगा, हमारा ध्वज तिरंगा नहीं है। तिरंगे के 3 रंगों को इन्होंने अशुभ बताया था। और आज जो भी महाशय तिरंगे की वकालत कर रहे थे, मैं बड़ी शिद्दत से उनसे पूछना चाहूंगा कि आजादी के 55 सालों तक संघ मुख्यालय में 1925 में संघ की स्थापना हुई थी, उसका संविधान नहीं है, उस पर मैं चर्चा नहीं करूंगा, उसकी सदस्यता नहीं है, उस पर चर्चा नहीं करूंगा, उसका रजिस्ट्रेशन है, उस पर चर्चा नहीं करूंगा मैं। पर इतना जरूर कहना चाहूंगा कि भारतीय के नाते, और आपसे भी विनम्रता से पूछना चाहूंगा कि जो भी महाशय कह रहे थे माननीय दीपक जी, कि 55 सालों तक यदि उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज को मान लिया था कि हमारा तिरंगा ध्वज राष्ट्रीय ध्वज है, तो 55 सालों तक क्या परहेज था कि नागपुर में और संघ के मुख्यालय में तिरंगा नहीं लहराया गया? और क्या यह गलत है कि उन्होंने तिरंगे के 3 रंगों का विरोध किया था और यह कहा था कि यह अशुभ है, इससे अनिष्ट होगा? तो जो लोगों की राष्ट्रीयता संदिग्ध रही हो, वो अब राष्ट्रीयता का पाठ पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि देश बेचने वाले लोग अब तिरंगा भी बेच रहे हैं। तिरंगा कोई बेचने की वस्तु है क्या?
तिरंगा हमारे बलिदान, त्याग और तपस्या का परिणाम है। अब उसको 20-20, 25 रुपए में बेच रहे हैं। बिल्कुल नियमों के विरुद्ध तिरंगे बनाए जा रहे हैं। उसका चक्र कहाँ है, तो रंग कैसा है, पूरे प्रदेश से इस बार बहुत शिकायतें मिल रही हैं और कोई एक्शन नहीं हो रहा है तिरंगे के अपमान का। और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने तो खुद तिरंगे पर अपने हस्ताक्षर करके अपने खानसामा के माध्यम से अमेरिका के राष्ट्रपति को भेजने का प्रयास किया था, जो विरोध के बाद वापस ले लिया गया उस ध्वज को। ध्वज पर क्या कोई व्यक्ति अपने हस्ताक्षर कर सकता है? और वो भी वो विचारधारा जिसने ध्वज को माना ही नहीं। जी दीपक जी, के मिश्रा जी के इस बात का जवाब देंगे जो उन्हें तमाम सवाल किए हैं अभी। मिश्रा जी एक राजनीतिक पृष्ठभूमि से हैं और आरोप लगाना, प्रत्यारोप लगाना ये उनका दायित्व भी है, काम भी है। मुझे लगता है कि आज की जो 75वां वर्ष पूरा देश मना रहा है और दुनिया में जहां जहां भारतीय वो मना रहे हैं, उसके उत्साह को देखिए और तिरंगा की जो कुछ गाइडलाइंस है उनमें कुछ परिवर्तन कर दिया है। अल्टीमेटली ये सारी चीजें हो रही हैं कि घर घर में, एक एक ऑफिस में, कार्यालय में, सड़कों पर, सब जगह तिरंगा लहरा के आ रहा है। तो ये एक राष्ट्रीयता का भाव सब में विकसित हो रहा है और इसमें सम्मिलित होने की बजाय उसकी टीका टिप्पणी करना, उसमें कुछ मीन में निकालना, ये कोई अच्छी मानसिकता नहीं है। अरे ये वो तिरंगा है जिसके कारण लोगों ने अपना बलिदान किया, अपने आप को न्यौछावर किया और इस प्रकार की स्वाधीनता प्राप्त की। आज 75 वर्ष बाद यदि वैसा पूरा का पूरा जज्बा एक प्रधानमंत्री के कहने पर यदि पूरे देश में आया है, तो मुझे लगता है इसका सबको स्वागत करना चाहिए। अब वो बिक रहा है, बिक रहा है, अरे भाई यदि छोटे छोटे आदमी को कहीं कुछ लेना पड़ेगा, लेता है जाके, तो उसकी कुछ राशि पे करता है। आप उसकी इस पक्ष की तरफ किस प्रकार से देखते हैं? सहज उपलब्धता, तो पहले तो यही था ना कि सिर्फ सरकारी भवनों और सरकारी गाड़ियों पर ही तिरंगा फहराया जाता था। ये सिर्फ उन्हीं लोगों का अधिकार था। आज प्रत्येक नागरिक ये सहज उपलब्ध है। उसके प्रति जो सम्मान का भाव आता है, उसके प्रति जो राष्ट्र का मान आता है, मुझे लगता है बहुत बड़ा परिवर्तन देश में आया है। और ये परिवर्तन यदि आया है तो सकारात्मक परिवर्तन है। इसके कारण पूरा एक देश जो है पूरा एकजुट होता है। युवा पीढ़ी उस अपने आप को देश की उस राष्ट्रभक्ति के साथ जोड़ती है। आज पूरे देश में 3 दिन 13, 14, 15 का आह्वान है पूरे देश में और देश के बाहर भी जहां जहां भारतीय हैं सब इससे जुड़ रहे हैं। तिरंगा लहरा रहा है। ये भारत की शान है, ये प्रतीक है, ये भारत का प्रतिनिधित्व करता है, ये राष्ट्रीयता का प्रतिनिधित्व करता है। दीपक जी और के मिश्रा जी, देखिए झंडा फहराइए, हर घर तिरंगा फहराए, हमारे तिरंगे का मान बढ़े और तिरंगे का महत्व हर घर में, हर बच्चे को, हर जगह सबको पता चले और उसके प्रति सम्मान बढ़े, ये हम सब चाहते हैं। लेकिन राष्ट्र निर्माण में सबकी अपनी अपनी भूमिका महत्वपूर्ण है। ईमानदारी के साथ ये सबसे महत्वपूर्ण है, तभी हमारे देश का सम्मान होगा और असल सम्मान होगा। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। के मिश्रा साहब आपका भी, दीपक शर्मा जी आपका भी बहुत धन्यवाद। अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। भ्रष्टाचार का बांध आपको दिखाते हैं दरअसल, जिसमें अब सबको रिस्क लग रहा है। आपको बता दें कि भ्रष्टाचार का बांध धार के पास है दरअसल, और उसकी हालत देखिए, रिसाव किस तरह हो रहा है। धार के धर्मपुरी की तस्वीरें हैं जहां पर कारम नदी पर निर्माणाधीन बांध में रिसाव और मिट्टी धंसने से उत्पन्न खतरे को देखते हुए सेना के 2 हेलीकॉप्टर और 1 कंपनी मदद के लिए तैयार रखी गई है। धार के 12 और खरगोन के 6 गांवों को खाली कराकर रहवासियों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया है। बांध को सुरक्षित रखे जाने के लिए जल संसाधन विभाग काम कर रहा है। उधर अपर मुख्य सचिव गृह डॉक्टर राजेश राजौरा और जल संसाधन SN मिश्रा ने मंत्रालय स्थित कंट्रोल रूम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। वहीं इस मामले को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय में अधिकारियों के साथ अहम बैठक भी ली। इस मामले पर सीएम शिवराज लगातार अपडेट ले रहे हैं। निर्माणाधीन बांध में इस तरह डैमेज से ये सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि कहीं ये भ्रष्टाचार का बांध तो नहीं है। तो भ्रष्टाचार का बांध और उसकी ये पोल खोलता रिसाव जो आप देख रहे हैं, जिस तरह से अब कई गांव हैं आसपास के क्षेत्र के जिन्हें खाली कराया जा रहा है। सेना कंपनी के जवान तैनात हो गए हैं। NDRF की 3 अतिरिक्त टीम भी रवाना कर दी गई है। महत्वपूर्ण बैठक भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ली इस विषय पर और मॉनिटरिंग कर रहे हैं लगातार ये जो घटनाक्रम वहाँ चल रहा है। और बांध का पानी चूँकि ना बढ़े, अब यही सब उम्मीद कर रहे हैं। रही बात मौसम वैज्ञानिकों की, तो वो चूँकि जिस तरह से बदरा छाए हुए हैं और उन्होंने ख़ासतौर पर धार क्षेत्र के लिए जो संभावनाएं व्यक्त की हैं, ईश्वर करे कि वैसा ना हो, क्योंकि यदि पानी गिरेगा तो फिर रेस्क्यू भी रुकेगा और वहाँ जो सेना और NDRF की टीम वगैरह को तैनात किया गया है उनके लिए भी मुश्किलात बढ़ेंगी। सबसे ज़्यादा मुश्किलात बढ़ेंगी आसपास के क्षेत्र जो इस बांध से प्रभावित होने वाले हैं। इन सब के बीच सवाल एक बार फिर कि अभी बहुत दिन नहीं हुए जब राजधानी भोपाल के ही बहुत नज़दीक पे एक
ब्रिज जो है वो एक हिस्से से धंसका था, नया ही बना है वो, और वो धंस गया। तब भ्रष्टाचार की पोल खुली। अब वो चूँकि गारंटी पीरियड में था तो उसका काम करवाया जाएगा, ये सब कहकर अपना पल्ला झाड़ते रहे। ये अच्छी बात है कि कोई हताहत नहीं हुआ था, कोई उसकी भेंट नहीं चढ़ा था। लेकिन अब ये कारम नदी पर बन रहा बांध, इसके लिए क्या कहा जाएगा? रिसाव जिस तरह से देखने को मिल रहा है, हालांकि ये बन ही रहा है, और पर क्या ये भ्रष्टाचार का बांध है? उसी तरह कौन जिम्मेदार? और समय रहते यदि इस रिसाव के बारे में जानकारी नहीं मिलती तब क्या होता? एक वैकल्पिक रास्ता तैयार किया जा रहा है कि पानी वहां से निकल सके। हालांकि वो जल्द ही रास्ता तैयार कर लिया जाए और फिर पानी को वहां से निकाला जाए तो बहुत राहत हो सकती है। तो धार में कारम नदी पर बना डैम लीकेज हो रहा है, इसके वजह से खतरा बढ़ा हुआ है। डैम फूटने का डर है, दहशत में है ग्रामीण, और आसपास के क्षेत्रों के कई गांवों को खाली भी कराया गया है। प्रशासन ने मोर्चा संभाल रखा है। डैम को बचाने की भी कवायद जारी है और उसके साथ साथ ग्रामीणों को भी। मौसम भी चूँकि बहुत सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसलिए थोड़ा सी दिक्कत आ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को समय रहते गांव से खाली करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, परीक्षा की घड़ी है और हमें युद्ध स्तर पर काम करना होगा, हम कर रहे हैं। धार के कारम डैम के साइड पर आर्मी के जवानों को तैनात कर दिया गया है। पूरी व्यवस्थाएं कर दी गई हैं शासन प्रशासन के द्वारा। और कांग्रेस विधायक पांचीलाल मीणा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बात करेंगे। आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले कि वहां के हालात के बारे में कोई जानकारी है आपके पास? किस तरह का अपडेट? एक वैकल्पिक रास्ता तैयार हो रहा था, क्या उसके बारे में आपको कुछ पता चल पाया पांचीलाल साहब? विधायक जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? तो पांचीलाल मीणा लगता है संपर्क टूट गया। एक बार फिर से बात करने की कोशिश करेंगे। और भ्रष्टाचार का बांध है, ये सवाल उठ रहे हैं। हालांकि डैम को बचाने की कवायदें जारी है। जो शिवराज कैबिनेट के 2 महत्वपूर्ण मंत्री वहां पर पहुंचे हुए, इस तरह की जानकारी मिल रही है। शिवराज खुद इस पूरी जो स्थिति है वहां की, उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बैठक भी ली है इस पर महत्वपूर्ण, और हर एक अपडेट ले रहे हैं लगातार। धार के कारम डैम साइट के लिए आर्मी जवानों को रवाना किया गया है। एनडीआरएफ की 3 अतिरिक्त टीम भी वहां पर रवाना कर दी गई है। सेना के 2 हेलीकॉप्टर भी स्टैंड बाय पर रखे गए हैं, ताकि कोई भी ऐसी विपदा आती है तो तुरंत लोगों को रेस्क्यू किया जा सके। सेना की 5 टुकड़ियां तैनात हैं और हर टुकड़ी में करीब 40 जवान शामिल हैं। एसडीआरएफ की 8 अतिरिक्त टीमें भी लगी हुई हैं। यानी पूरी व्यवस्थाएं, क्योंकि वहाँ जिस तरह के हालात हैं, धार की पास कारम नदी पर बना ये डैम है जो कि रिस रहा है और उसकी वजह से खतरा बना हुआ है। एक वैकल्पिक दूसरा रास्ता तैयार किया जा रहा है कि पानी वहां से निकल जाए और जो आसपास के ग्रामीण इलाके उनको नुकसान ना पहुंचे। पांचीलाल मीणा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस विधायक। पांचीलाल जी, वहां की स्थिति के बारे में कोई जानकारी और आपके पास है जिसे आप साझा करना चाहेंगे पहले तो हमारे दर्शकों के साथ? जी जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताएं। जी, यहाँ पे क्या है कि कारम डैम पे कोठीदार डैम के नाम से जो डैम है वो 3 दिन पहले वहाँ पे लीकेज आया और धीरे धीरे वहाँ से कुछ पानी निकलने लगा डैम के अंदर से, क्योंकि जो भी निर्माण ठेकेदार थे उनकी लापरवाही और अधिकारियों की लापरवाही, जो भी सब इंजीनियर। जी पांचीलाल जी, आवाज़ आ रही है आपको? एक बार फिर से संपर्क टूट गया, चूँकि मौसम भी ऐसा चल रहा है कि थोड़ी नेटवर्क का इशू आ रहा है। लेकिन इस बीच भ्रष्टाचार का क्या ये बांध है, इस सवाल पूछना बेहद ज़रूरी है।
और बीजेपी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हितेश जी, आपसे जानना चाहेंगे बांध को लेकर तो सबसे पहले क्या कुछ ताज़ा स्थिति के बारे में जानकारी मिल पा रही है? अभी फ़िलहाल तो ये सूचना है कि वहाँ पर वैकल्पिक रास्ता तैयार करने की कोशिशें तेज़ हैं और जैसे ही तैयार होगा तो राहत की बात होगी। शिवराज सिंह चौहान भी लगातार उस पर नज़र रखे हुए हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। देखिए, वो बांध बनने की स्थिति में है, मतलब जो कंस्ट्रक्शन फेज में है, नंबर एक। नंबर दो, कंस्ट्रक्शन फेज में ही बहुत बड़ी मात्रा में जल राशि वहां पर है, तो हम समझ सकते हैं कि वो बांध अभी बना नहीं है और बड़ी जल राशि वहां पर है, तो कितनी बड़ी विभीषिका की संभावना बनी हुई है। ऐसे में जहां एक और जो उससे अफेक्ट हो सकते हैं उन लोगों को समझा बुझा कर बातचीत करके सही जगह पर लेकर आना, उन इलाकों को खाली कराना। दूसरी ओर बांध की साइट पर पानी की निकासी सुनिश्चित करना, जिससे कि हम उस वाटर लोड को कम कर सकें। ये दोनों कामों के ऊपर टीम बड़ी संख्या में कीपिंग द फिंगर क्रॉस्ड लगी हुई है, क्योंकि ये बात सच है कि दुर्घटना भी हो सकती है, लेकिन हम ईश्वर से एक और प्रार्थना भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ हमारी सेनाएं, जवान, एसडीआरएफ, टेक्निकल टीम पुरुषार्थ भी कर रही है और हमें उम्मीद है कि सब कुछ बेहतर होगा। जी, हालांकि पूरी नज़र रखी जा रही है। जो ग्रामीणों को वहां से हटाने का काम है तेजी, वो तेज़ी से चल रहा है ताकि कोई ऐसी विपदा आती भी है, क्योंकि मौसम का कोई भरोसा नहीं है, तो ऐसी स्थिति में सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के वो जो प्रयास है, जो प्रक्रिया है, उसमें तेज़ी है। जी बिल्कुल, और बहुत बड़ा जो उसमें हिस्सा होता है जनप्रतिनिधियों का, आपका, हमारा होता है कि हम भी लोगों को मोटिवेट करें। कई बार आपदा आने के पहले लोगों को एहसास नहीं होता, लोग सोचते हैं कि भाई ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन हमारा मानना यह है कि हम सब मोटिवेट करें और इस समय सबको इकट्ठे खड़े होकर इस काम को करना चाहिए, जिससे हम जीरो लॉस पर इस पूरे जो दुर्घटना का केंद्र बना है उससे बाहर आ सके। बिल्कुल। हितेश जी, हमारे साथ पाचीलाल मीणा जी भी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस विधायक हैं। पाचीलाल जी, आपसे जानना चाहेंगे, अभी आप डिस्कनेक्ट हो गए थे चूँकि, तो आप अपनी बात कंटिन्यू कर सकते हैं। आपने कहा कि वहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, चूँकि उसमें ज़ाहिर तौर पर कहीं लापरवाही हुई है, इसलिए इस तरह की दिक्कत आई है सामने। अभी फ़िलहाल आपसे जानना चाहेंगे कि लापरवाही हुई है, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि लोगों को बचाया जाए। आप क्या कुछ देख पा रहे हैं वहाँ पर? कलेक्टर साहब ने और जिला प्रशासन ने अलर्ट होके सारे लोगों को उचित स्थान पे रखने के लिए उन्होंने प्रयास कर रहे हैं। कल से जिले की टीम, प्रशासनिक टीम पूरी लगी हुई है और जहां जहां पर भी स्कूल है, शासकीय भवन है, उन लोगों को ले जाके वहां पे रखा जा रहा है। पर संकट का समय ये है पशुओं के लिए, कल से चूंकि पशुओं के लिए चारा नहीं मिल रहा है और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है गाँव वालों को, क्योंकि पशुओं को तो इधर उधर ले नहीं जाया जा सकता है, तो कहीं न कहीं एक एक व्यक्तियों को प्रशासन रख रहा है और इस प्रकार से व्यवस्थाओं में प्रशासन जुटा हुआ है। बिल्कुल पाचीलाल जी, अभी तो ये इसमें आरोप प्रत्यारोप की कोई बात नहीं होनी चाहिए और प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि सभी दल मिलकर इसमें हेल्प करें। हितेश जी भी हमारे साथ हैं, चूँकि हितेश जी, एक ये बात अलग आई है सामने संज्ञान में, उम्मीद करेंगे आपसे भी कि यहाँ यदि इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं है कि जो वहाँ के जानवर हैं, पशु हैं, उनको यदि शिफ्ट किया जा सके तो उसके लिए भी कोई व्यवस्था कराइए। और साथ ही साथ उसमें पाचीलाल मीणा जी ने कहा ही है कि प्रशासन, शासन लगा हुआ है, वो भी हेल्प करेंगे, उनके लोग भी हेल्प करेंगे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तीसरी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं और अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। बदलाव से आएगी धार, ये उम्मीद कर रही है दरअसल छत्तीसगढ़ की बीजेपी कि अब बदलाव किया है यदि संगठन ने, तो क्या उससे धार आएगी। धार की ज़रूरत है। 2023 में दरअसल चुनाव है छत्तीसगढ़ में और ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के अरुण साव आज लौट रहे हैं, रायपुर आ रहे हैं। एयरपोर्ट से लेकर एकात्म परिसर तक उनका स्वागत भी होगा और सबको यही उम्मीद कि साव प्रदेश में क्या जिस धार की ज़रूरत है विपक्ष की, वो धार पैदा कर पाएंगे। तो एक बड़ी उम्मीद के साथ ये बदलाव हुआ। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभालने के बाद सांसद अरुण साव आज रायपुर पहुंचेंगे। एयरपोर्ट से लेकर एकात्म परिसर तक उनका स्वागत करने की तैयारी है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने पूरी तैयारी कर रखी है। वहीं साव सीधे
प्रदेश कार्यालय न जाकर संभाग कार्यालय एकात्म परिसर पहुंच रहे हैं। इससे भाजपा की आंतरिक राजनीति गर्म हो गई है। भाजपा के उच्च पदस्थ सूत्रों की माने तो साव के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद जिला अध्यक्षों की नियुक्ति होगी। ऐसा कहा जा रहा है कि प्रदेश भाजपा संगठन के चेहरे भी अब बदल दिए जाएंगे। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि क्या इस बदलाव से 3 साल से सोई हुई भाजपा की रणनीति में धार आएगी? क्या घर बैठे असंतुष्ट कार्यकर्ता अब सक्रिय होंगे? तो असंतुष्ट संतुष्ट हो जाए, पहले चुनौती तो यही है और उसके बाद फिर वो सक्रिय हों साव के लिए, क्योंकि अब 2023 में बहुत वक्त नहीं है। पहले अपनी ही टीम को रिचार्ज करना और फिर उस रिचार्ज का पूरा उपयोग सत्ता पक्ष के खिलाफ करना, ये 2 महत्वपूर्ण काम साव को करने हैं। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक जी, उनसे बात करेंगे। धर्मलाल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आज सांसद अरुण साव जी वापस आ रहे हैं और जाहिर तौर पर बहुत सारे बदलाव की सूचनाएं पहले भी हैं, खबरें हैं और एक नई उम्मीद, नए जोश के साथ पार्टी महत्वपूर्ण और तेज तर्रार तरीके से विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। इसी उम्मीद के साथ आज काफ़ी तैयारियां अरुण साव के स्वागत की। निश्चित रूप से प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद में पहली बार उनका आगमन हो रहा है और पार्टी में काफी उत्साह भी है। इसको लेकर के तैयारी भी किए है और उनका अभूतपूर्व स्वागत होगा। युवा हैं, अपेक्षाएं भी है, काम करने की क्षमता भी है, इच्छा शक्ति भी है। सारे चीजों को लेकर के कह सकते हैं कि आने वाले समय में पार्टी की स्थिति और मजबूत होगी। साथ ही सरकार जिस कार्य गुजारा है और जो 3.5 साल में नाकामियां हैं, इन सबको उजागर करने में भी पार्टी सफल होगी और उसके साथ में 2023 की भूमिका अभी से हम रखेंगे कि 2023 में सरकार बने। जी, धर्मलाल कौशिक जी, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो 2023 पर ही दरअसल नज़र है और इसलिए बदलाव जो है ऊपर से लेकर नीचे तक अब होने की पूरी उम्मीद के साथ यहाँ पर कमान संभालने के बाद पहली बार रायपुर अरुण साव पहुँच रहे हैं, तो उनके स्वागत की तैयारियाँ पूरी हैं और बदलाव से आएगी धार, यही उम्मीद कर रहे हैं अरुण साव से। देखा जाएगा क्या कुछ कितना बदलाव आता है, चूँकि एक तेज़ तर्रार विपक्ष की आवश्यकता फ़िलहाल छत्तीसगढ़ में महसूस की जा रही है, लेकिन उससे पहले सभी को एकजुट करना, असंतुष्ट कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करना, ये साव पर बड़ी जिम्मेदारी है। इसी के साथ 3 खबर सबकी नज़र में फ़िलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं ज्वाइन टुडे फॉर CGPSC, व्यापम, ADO, सब इंस्पेक्टर। डाउनलोड द ऐप नाउ। एग्जाम 36 for high quality video courses by Sahastra Academy. Bhilai Institute of Technology,